Hi, hello everyone. Welcome to day 34 of our daily PYQ research program. और इसमें हम आज 2022 में पूछे गए PYQs इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही अमेजिंग PYQs डिस्कस करेंगे। और ये हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ PYQ डिस्कस करें बल्कि हर एक दिए गए ऑप्शन पे भी हम रिसर्च करें, उस पर डिस्कशन करें ताकि उससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई क्वेश्चन फिर से आए। इस साल मोर देन 30 PYQs आपके रिपीटेड थे। अगर फिर से इस पे कोई क्वेश्चन आए तो इसमें हम वो सारी चीजें कवर करते हैं, आपके लिए हो सकता है प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करें। सो यहाँ बोल रहा है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की बात कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। याद करो, राइट, 2021 में जब हम पहुंचेंगे तो हमें वहां पे पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ बॉन्ड्स। स्टैंड बाय मोड में रखो, हो सकता है सही हो नहीं हो, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्टैंड बाय मोड में रखो। Inflation index or indexing of bonds provide protection to investors from uncertainty regarding the inflation। पता ही चल रहा है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा घटेगा, अगर आप उसके साथ साथ बॉन्ड के जो बॉन्ड पे इन्हें कूपन रेट मिलेगा, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, अगर उसे इंडेक्स करोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी बात है, राइट। तो टू तो आपकी सही होगी होगी यहाँ पे, इसे तो हटा दो, राइट, यही तो मतलब है। The interest received as well as capital gains on inflation indexed bonds are not taxable। देखो, ये कह रहा है गुरु, इंडिया में ना जो अगर अगर आप इसे नॉट टैक्सेबल बना दोगे, खुद सोचो, यहाँ से जितने भी इनकम हो रही है अगर उसे टैक्सेबल नहीं बनाओगे बॉन्ड से, तो गुरु इंडिया में कोई कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं इन्वेस्टर। वो टैक्स अपना पैसा बचाने के लिए वो बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करेगा सिर्फ। इट मीन्स कंपनियों की इक्विटी तो डाउन हो जाएगी, खुद सोचो, है ना। तब तो शेयर मार्केट एकदम से कहाँ बूम कर पाता, राइट। सो टैक्स बचाने के लिए सारे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट भी अगर आप वहाँ पे रिसीव करते हो उस पर भी टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स पे भी देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो रिसेंटली न्यूज में भी था आपके। सो डेफिनेटली बॉन्ड पे इस तरीके का टैक्स लगता है। हटाओ हटाओ हटाओ, ये जानने की जरूरत है ही नहीं। सो यही वो चीज है। अगर वो आपको बोले कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ बॉन्ड्स कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट इनकम या डिक्रीज द इंटरेस्ट इनकम टू द टू द इन्वेस्टर, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत होगी, राइट। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस पे पूछ लिया था। उसमें भी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करके वेजेस की ना तो आपकी डिमांड बढ़ रही है ना घट रही है, डिमांड स्टेबलाइज कर रहे हैं आप बेसिकली। क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी की वैल्यू घटेगी, तो उस केस में आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। कितनी? जितना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इट मीन्स रियल जो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, रियल इनकम आपके हाथ में जो है वो उतनी ही रही जितनी इनकम बढ़ाने से पहले थी, राइट। इन्फ्लेशन की एब्सेंस में जितनी रहती उतनी ही थी। इट मीन्स एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट नहीं हुई, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं क्रिएट हो रही है, रियल इनकम एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रही है। क्लियर, डन। नेक्स्ट आता है आपको, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा पूछेगा होगा। विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये बिल्कुल एकदम करंट अफेयर का है, लेकिन आपको इससे थोड़ा स्टैटिक पोर्शन आपको जरूर क्लियर होगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। देखो, एंड नेक्स्ट आता है कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। देखो, ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये सही लग रही है, राइट। इंडिया में जो ई कॉमर्स के आपके प्लेटफॉर्म है, दो दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर मार्केट प्लेस मॉडल के होंगे या फिर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के होंगे। याद रखना, इन्वेंट्री बेस्ड मीन्स कि कोई भी आपका जो ई कॉमर्स जायंट है वो अपनी इन्वेंट्री से चीजें बेच रहा है, वो दूसरों को अलाउ नहीं कर रहा है अपने मार्केट प्लेस में बेचने से। मार्केट प्लेस में दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी सेलिंग एंड बाइंग परफॉर्मेंस, सेलिंग एंड बाइंग एक्शंस, राइट। इनका जो मेन काम है मार्केट प्लेस मॉडल का, फॉर एग्जांपल अमेजोन वगैरह, ये जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अदर जो वेंडर्स हैं उन्हें सेल करवाने दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। हालांकि आपने अमेजोन प्राइम वगैरह आपने ये भी सुना होगा कि इनकी अपनी इन्वेंट्री वगैरह रहती है, तो उसके इनडायरेक्ट मॉडल्स होंगे कुछ और। रेगुलेशन कहती है कि ये जो है अपने प्रोडक्ट इसमें सेल नहीं कर सकते। वन गया, टू सही, बी इज योर आंसर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इंडिया में जो है 100% एफडीआई आपके अलाउड है मार्केट प्लेस मॉडल पे, 100% एफडीआई मार्केट प्लेस मॉडल पे, बट देयर इज नो एफडीआई परमिटेड अंडर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। और अगर आपको, राइट, अगर आपने किसी भी वेंडर में किसी फॉरेन, राइट, जो आपका ई कॉमर्स जाइंट है, अगर उसने किसी भी वेंडर के, वहां पे वेंडर मीन जो सेल कर रहा है,
वहाँ पे 25% से ज़्यादा इक्विटी लेके रखी हुई है, या फिर वो वेंडर उसी मार्केट प्लेस से अपने 25% से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उस वेंडर को एज एन इन्वेंट्री कंसिडर किया जाएगा और वो इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा। क्लियर, डन। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। राइट, सो यहाँ फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग देयर रॉ कॉटन, छोड़ो, स्टैंड बाय मोड में रखो। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी एंड ए कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ना ऑड वन आउट लगाओ, ये दोनों चीजें ना सेम आपकी लग रही है। राइट, दोनों कैपिटल मार्केट से डील कर रही है, दोनों चीजें सेम लग रही है, ये दोनों चीजें सेम लग रही है, ये आपकी प्रोडक्शन से डील कर रही है। रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज जहाँ पे रियल जीडीपी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। जीडीपी में आप क्या चीजें कैलकुलेट करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज। आप बॉन्ड खरीद के कोई सर्विस क्रिएट कर रहे हो क्या? आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दी? नो। आपने कोई सर्विस बेची? नो। यू आर जस्ट परचेजिंग द बॉन्ड। इशुइंग या फिर इशुइंग या परचेजिंग, इस एक्शन से आपकी जीडीपी थोड़ी ना क्रिएट हुई। एंड ट्रेडिंग कंपनी भी कोई सर्विस ऑफर नहीं कर रही है, दे आर जस्ट रोटेटिंग द मनी। ये रियल सेक्टर नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इकोनॉमी की ये इल्यूजन्स हैं। राइट, ट्रेडिंग जो आपकी ट्रेडिंग कंपनियां वगैरह होगी या फिर स्टॉक मार्केट वगैरह, दे आर नॉट रियल सेक्टर्स, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द रियल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, रियल इकोनॉमी वगैरह। रियल सेक्टर ये है जहाँ पे चीजों की प्रोडक्शन हो रही है। सो 1 and 2 इज योर आंसर। क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था, यहाँ से एक और कंसेप्ट हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में क्या चीज सही है। अब जिनको क्लियर होगा, राइट, जिनको आता है उनको आता है, ये कुछ ऐसी टर्म है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, इन्होंने कुछ शेयर्स इस तरीके से ट्रांसफर किए हो जिनकी सब्सटेंशियल वैल्यू इंडियन एसेट में लोकेटेड है, मतलब उस एसेट से आती है जो कि इंडिया में लोकेटेड हो। राइट, सो ये आपके इनडायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फॉरेन कंपनी ए है और उसकी दो कोई सब्सिडरीज है, राइट, बी और सी। राइट, सी की जो एसेट है या फिर ए ने जो एसेट, राइट, यहाँ दो ही कंपनी लेते हैं। ए ने जो अगर बी का कोई शेयर बेचा, राइट, तो शेयर बेचने पे ना ए पे लगेंगे वैसे कैपिटल गेन्स टैक्स, लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। बट बी के ये जो शेयर्स थे ना, बी कंपनी कहाँ लोकेटेड है? लो टैक्स, राइट, लो टैक्स वाली कंट्री पे, या टैक्स हेवन में बी लोकेटेड है, बी कंपनी इसी की सब्सिडरी। शेयर ट्रांसफर किए बी के, बट बी के जो मेन एसेट है वो है इंडिया में। सो एक्चुअली होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए बाय लॉजिक, क्योंकि शेयर ट्रांसफर एक ऐसी कंपनी के हुए हैं जिसके मेन जो एसेट है वो इंडिया में लोकेटेड है। राइट, सो होना ये चाहिए कि इंडिया को इस पे टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन लंबे टाइम तक ये नहीं लगता था। रिसेंटली है ना, कुछ ही साल पहले इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और बोला कि ऐसी कंपनी पे भी हम टैक्स लगाएंगे जो भले ही फॉरेन में लोकेटेड हो, लेकिन उनके शेयर ट्रांसफर हुए हैं, उन उन ट्रांसफर्स पे भी हम कैपिटल गेन्स या फिर जो डायरेक्ट आपके सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो सारे टैक्सेस हम इन पे भी लगाएंगे क्योंकि इनके एसेट इंडिया में लोकेटेड है। राइट, यहाँ से आपने दो चीजें और पढ़नी है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसलिए न्यूज में था क्योंकि ओईसीडी ने रिसेंटली अपना 2 पिलर अप्रोच जारी किया। 2 पिलर में क्या? एक, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15% फॉर ऑल क्या बोलते हैं, ऑल कंट्रीज, जिनको मिनिमम 15% जो है टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा पिलर है कि जो भी आपकी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनका एक सर्टेन लेवल ऑफ, राइट, फॉर एग्जांपल जो जिनके जो प्रॉफिट्स हैं, इट वाज लिमिटेड अराउंड 758 यूरो के आसपास जो इनके प्रॉफिट है। राइट, सो जो कुछ इस तरीके की कंपनीज हैं, वो क्या करेंगे, जहां से वो अपनी इनकम अर्न कर रही है, राइट, जहां से वो इनकम अपनी अर्न कर रही है, जहां से उनके प्रॉफिट मेनली आ रहे हैं, उस कंट्री को वो प्रॉफिट का शेयर ट्रांसफर करेगी। राइट, सो प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर जो है उसी कंट्री में होना चाहिए, प्रॉफिट ट्रांसफर उसी कंट्री में होना चाहिए जहां से उनकी अर्निंग आ रही है। दिस इज द 2 पिलर अप्रोच बेसिकली। और इस पे जो है काफी ज्यादा कंटेंशन भी है। यूएसए चाहता है कि इसको अपनाया जाए मिनिमम टैक्स रेट वालों को, क्योंकि यूएसए की कंपनियां जो है भाग रही है यूएसए से, वहां उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो टैक्स हेवन में जा रही है। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री, वहां पे वो खुद को स्टेब्लिश कर रही है। लेकिन जो यूरोप है वो मना कर रहा है इसके लिए कि नहीं भैया, टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आएगी।
तो ये आपका न्यूज में था। ऐसा ही बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए आपका चल रहा है। बेसिकली बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? मान लो देयर इज कंपनी ए की दो सब्सिडरीज है, बी और सी, राइट, दो अलग अलग कंट्रीज में। बी लोकेटेड है, राइट, बी लोकेटेड है आपके लो टैक्स कंट्री में, सी लोकेटेड है आपकी हाई टैक्स कंट्री में। अब देखो जैसे इंडिया जैसी कंट्री, जो ये सी की अर्निंग है ना, देखो ये जो सी की अर्निंग है इसके मेजर प्रॉफिट कहाँ जा रहे हैं? ए में ही जा रहे हैं। सो ए की ये दोनों सब्सिडरीज है, लेकिन इस ए की जो बी वाली सब्सिडरी है ये बिल्कुल निकम्मी है। ये हो सकता है या शेल कंपनी हो, इसका कोई काम ना हो, ये बिल्कुल निकम्मी है। ये बनाई ही इसलिए गई है कि ये थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करे, और सी जो हैवी प्रॉफिट यहाँ पे ला रहा है, सी क्या करेगा? कंट्री हाई टैक्स वाली कंट्री में ये बोलेगा कि भैया हमने अपना रॉ मटेरियल इस कंट्री बी बी वाली कंपनी से हमने अपना रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया हुआ है, और रॉ मटेरियल का ये जो जो प्राइस डिसाइड करेंगे। मान लो इन्होंने अगर आटा खरीदा, आटे का नॉर्मल प्राइस होता है 300 रुपया, ये बोलेंगे कि हमने तीन है ना 300 रुपया 10 kg, ये बोलेंगे कि हमने जो है आटा 3000 रुपए में 10 kg खरीदा। इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट करेंगे, और प्रॉफिट कहाँ शो होंगे? लो टैक्स कंट्री में। यहाँ इन्हें टैक्स कम लगेगा, यहाँ जब इनके प्रॉफिट ही शो नहीं हो रहे हैं तो टैक्स नहीं होगा। तो ये टैक्स इवेजन की एक टेक्निक है। इसे ही हम कह रहे हैं इसे ही हम कह रहे हैं आपकी जो क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो अगर वो बोले ट्रांसफर प्राइसिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ऑलरेडी आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्ट शेयर ट्रांसफर ऑलरेडी पूछा गया है, अगर इनसे क्वेश्चन आए तो लगा लेना। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी गाइस। अगर कर पा रही है तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे मेरे बिल्कुल फ्री क्लासेस के, लाइव क्लासेस के लेक्चर आपको देखने एक्सेस करने को मिलेंगे। वो अनअकैडमी पे जितने भी मेरे डेली लाइव क्लासेस के लेक्चर हैं वहाँ पे आपको उसकी लिंक जरूर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट में जरूर बताइए अगर कोई करेक्शन है वो भी, और कैसे हम अपनी अप्रोच बेटर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस।